नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल GK में। आप जानते हैं राजस्थान के एकीकरण पढ़ रहे हैं और एकीकरण में हमारे 6 चरण कंप्लीट हो गए हैं। आज हम 7वां चरण कंप्लीट करेंगे और एकीकरण का आज हमारा समाप्ति होगा। जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी विद्यार्थी चाहे वो 1 देख रहा हो, चाहे वो 2 देख रहे हो, चाहे आपके जानने वाला कोई देख रहा हो, आज हमारा एकीकरण का लास्ट चरण है। इसके बाद आप एकीकरण के सभी प्रश्न कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में, अगली 2 क्लासों में हम टॉपिक भी पढ़ेंगे और 10-10 क्वेश्चन एकीकरण के भी करेंगे, ताकि क्या हमारा टॉपिक भी डिस्टर्ब नहीं होगा और एकीकरण के क्वेश्चन भी होंगे और आप देखेंगे नए क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। और जो इसमें से पढ़ा है उससे बाहर आपका 99% आपका इससे बाहर नहीं जाएगा। किसी भी एग्जाम में, किसी उस एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा जिसमें ऑब्जेक्टिव आता है। देखिए RS ऑब्जेक्टिव तक का ये काम हो गया। अब जो सब्जेक्ट का पेपर होता है, मान लीजिए कोई इतिहास का ही पेपर है तो बहुत लेंथी आता है, उसको तो अपन कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो इतिहास की जानकारी रखने वाले, बहुत ज़्यादा ही इतिहास को डीप में पढ़ने वालों के लिए होता है। वो हम भी कर सकते हैं, पर आपके RS प्री लेवल में इतने क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपके RS प्री के हिसाब से मोर देन सफिशियंट, यानी RS प्री हो गया तो बाकी सब एग्जाम हो गए। एक RS प्री और एक पटवारी, 2 पेपर ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे आते हैं। बाकी सब पेपर जो जीके का पेपर होता है बहुत नॉर्मल लेवल का आता है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता। तो RS प्री और पटवारी लेवल तक का ये पेपर हो गया है। इसके बाहर जाना बहुत मुश्किल है। 99% आपको इसी से मिलेंगे और आप देखेंगे जब क्वेश्चंस करेंगे इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, तो आप भी देखेंगे आपको नए क्वेश्चन भी मिले और पुराने क्वेश्चन का भी आपको जवाब इसमें मिल गया। कहीं आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, बल्कि आपका फ्री में घर बैठे आपको हो गया। बस आपको इतना करना पड़ा कि आपको वीडियो पॉज करके नोट्स बनाने पड़े, बस और कुछ नहीं है। ये नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा धीरे धीरे, बट अभी आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण का 7वां चरण, जो लास्ट चरण है। इसके बाद हमारा एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम नया टॉपिक पढ़ेंगे और नया टॉपिक वही पढ़ेंगे जो आप मुझे कमेंट्स कीजिए। कमेंट्स में कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप अपना नया टॉपिक रहेगा, ठीक है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का 7वां चरण। तो हेडिंग है अपनी 7वां चरण। इस 7वें चरण का नाम क्या है? देखिए इस 7वें चरण का नाम क्या? अब तक क्या हुआ? पिछले चरण का क्या नाम था? पिछले चरण का नाम था राजस्थान संघ। क्या नाम था? राजस्थान संघ। इस 7वें चरण का नाम है वर्तमान राजस्थान, रीऑर्गेनाइज राजस्थान, वर्तमान राजस्थान। आज का जो राजस्थान का स्वरूप है, जो आज हम देख रहे हैं, आप और मैं देख रहे हैं, वो राजस्थान बना 7वें चरण में। और ये 7वां चरण कब कंप्लीट हुआ? ये 7वां चरण कब कंप्लीट हुआ? ये 7वां चरण कंप्लीट हुआ दोस्तों 1 नवंबर 1956 की। 1 नवंबर 1956 आपको याद रखना है। 7वें चरण में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस तारीख से ही पूछे जाते हैं। आपको स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और तारीख पूछी जाती है। ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे, कॉमन क्वेश्चन, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो 7वां चरण का क्या नाम है? वर्तमान राजस्थान। कब कंप्लीट हुआ? 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को ये कंप्लीट हुआ। दोस्तों पिछली क्लास में विद्यार्थियों ने पिछली क्लास में क्या बात की थी? पिछली क्लास में हमने बात की थी कि 6ठे चरण में क्या हुआ? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिरोही को 2 भागों में बांट दिया। एक तो आबू और आबू क्षेत्र, जिसमें माउंट आबू पूरा आ गया, हिल स्टेशन पूरा आ गया, और देलवाड़ा तहसील आती है ना, उसमें 89 गांव आते हैं। तो उसको, और बाकी सिरोही जो प्लेन सिरोही था उसको राजस्थान में दे दिया, आबू देलवाड़ा को मुंबई में दे दिया। जैसे ही ये काम हुआ तो वहां पे राजस्थान, सिरोही यानी आबू और देलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने के लिए, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि आबू, राजस्थान वालों के पास कोई हिल स्टेशन नहीं था आबू को छोड़ के, वो इस हिल स्टेशन को अपने पास रखना चाहते थे और इसी के लिए वो जोड़ दे रहे थे, ठीक है। और गुजरात वाले भी रखना चाहते थे, लेकिन इसको बंबई में मिला दिया। तो क्या हुआ दोस्तों, जैसे ही ये खबर फैली कि भाई आबू देलवाड़ा को बंबई में मिला दिया गया है और शेष सिरोही को राजस्थान में खुश तो थे, परंतु पूरा सिरोही चाहते थे। और इस पूरा सिरोही चाहने के लिए, यानी आबू देलवाड़ा को अपने राजस्थान में मिलाने के लिए आंदोलन शुरू करे। ये आंदोलन किसने शुरू किया? ये आंदोलन शुरू करे दोस्तों गोकुल भाई भट्ट ने। गोकुल भाई भट्ट ये सिरोही प्रजामंडल के क्रांतिकारी थे, सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे। जब प्रजामंडल पढ़ेंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे। सिरोही प्रजामंडल से संबंधित थे, सिरोही प्रजामंडल से। तो सिरोही को, यानी आबू देलवाड़ा क्षेत्र को राजस्थान में मिलाने की गोकुल भाई भट्ट ने क्या करे दोस्तों? आंदोलन किए। ये इनका जो गांव था वो सिरोही में था। सिरोही में गांव था हतला गांव। मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको
इनका गांव का नाम था हथला गांव। कहाँ था? सिरोही में। जो शेष सिरोही बच गया था, प्लेन सिरोही में था, जो मैदानी सिरोही बच गया था उस सिरोही में था। तो जब 26 जनवरी 1950 को सिरोही को, शेष सिरोही को जब राजस्थान में मिलाया गया, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए, राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए। तो मैंने गोकुल भाई भट्ट का हथला गांव राजस्थान में मिला दिया है, अब उन्हें कोई परेशानी नहीं है। इस बात से भी गोकुल भाई भट्ट थोड़े आहत हो गए थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि राजस्थान वाले मुझे चाहते हैं, राजस्थान वाले पूरे सिरोही को चाहते हैं। तो गोकुल भाई भट्ट ने आंदोलन किया, और इनका साथ किसने दिया? बलवंत सिंह मेहता ने। ये मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। जब मेवाड़ प्रजामंडल 1938 में बनाया किसने? बनाया था किसने? माणिकलाल वर्मा ने। परंतु अध्यक्ष किसे बनाया था? बलवंत सिंह मेहता को बनाया था। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित रखते हैं, इन्होंने इनका साथ दिया। किनका? गोकुल भाई भट्ट का। तो इन्होंने आंदोलन करे साथ, ये आंदोलन चले, ठीक है। दूसरी तरफ क्या था? एक तो ये हो गया, सिरोही की समस्या चलने स्टार्ट हो गई थी। कब से स्टार्ट हो गई? तो 1950 से सिरोही की समस्या स्टार्ट हो गई, भाई हमारे सिरोही को मिलाओ, ये समस्या स्टार्ट हो गई। अब हमारे पास, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि सिरोही बचा और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा बचा। केंद्र शासित प्रदेश ऐसा था कि राजस्थान में कुछ जगह, राजस्थान में पूरे देश में कुछ जगह ऐसी जो रियासतों में बटी हुई नहीं थी, जो रियासतों में नहीं बटी हुई थी, उन पे किसका नियंत्रण था? उस पर सीधा केंद्र सरकार का नियंत्रण था। जैसे दिल्ली हो गया, अजमेर मेरवाड़ा हो गया ना, ये सी श्रेणी में आते थे। राजस्थान में, भारत में पहले ए बी सी कैटेगरी में राज्यों को बांट रखा था। ए कैटेगरी में वो राज्य आते थे जिनमें सीधा अंग्रेज सरकार जिनके नियंत्रण में थी, है ना, अंग्रेज, उसका पूरा अंग्रेज देखते थे। बी राज्यों में वो आते थे, बी राज्य में कौन आता? बी राज्य में वो आते जो रियासतें बटी हुई। राजस्थान बी राज्य में था। राजस्थान पहले बी राज्य श्रेणी में था। राजस्थान किस में था? बी राज्य श्रेणी में था। सी में वो आते थे, केंद्र शासित प्रदेश, सी में वो आते थे, ठीक है। तो ये सी में आते थे। अब राजस्थान वाले कहते हैं कि अजमेर मेरवाड़ा को भी किसमें मिलाओ? राजस्थान में मिलाओ। तो ये समस्या भी उत्पन्न हो गई, है ना। परंतु 1952 में क्या हुआ? आम चुनाव हुए। अब देखो, अब तक राजस्थान जो बना था वर्तमान राजस्थान से नाम से ही चल रहा था, संविधान सभा भी उस हिसाब से चल रही थी, लेकिन अजमेर मेरवाड़ा केंद्र के अंडर में था, इसलिए वो राजस्थान का भाग नहीं था। अब तक अभी भी ये केंद्र का ही भाग है। तो 1952 की बात है। कब की बात है? 1952। आपको सबको पता है, सॉरी आप सबको नहीं पता होगा, मैं बता। 1952 में क्या हुआ? प्रथम आम चुनाव हुए। लोकतंत्र की शुरुआत हुई 1952 से, आम चुनाव हुए। चुनाव लोकतंत्र का क्या है? चुनावी आधार, तो आम चुनाव है ना, पहली बार वोटिंग हुई, आम चुनाव हुए। इस आम चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या बने? प्रधानमंत्री बने। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 1950 में देहांत हो गया था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल इसलिए पहले प्रधानमंत्री नहीं बन सके, ठीक है, क्योंकि उनका देहांत हो गया था। उसके जगह कौन बना? नेहरू जी। नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने, नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, तो प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अजमेर की अगर बात करें तो अजमेर में क्या हुआ? अजमेर में चुनाव हुआ, अजमेर में भी हुआ। अजमेर में क्या हुआ? मुख्यमंत्री बना, क्योंकि अलग राज्य था। मुख्यमंत्री जो अजमेर के जो प्रथम आम चुनाव में जो पहला मुख्यमंत्री बना, वो बना हरिभाऊ उपाध्याय। कौन बने? हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय क्या बने? मुख्यमंत्री। क्या बने? सीएम बने, चीफ मिनिस्टर। कहां के बने? अजमेर के। कहां के बने? अजमेर के। कहां के बने? अजमेर के बने। अजमेर के बन गए। अब मुख्यमंत्री बन गए तो वहां संविधान सभा भी है। अजमेर में क्या थी? संविधान सभा का निर्माण हुआ। क्या, किस चीज का निर्माण हुआ? संविधान सभा का। हालांकि ये चीज क्या है, आपको जब आप वो पढ़ोगे ना, राजस्थान क्या राजनीतिक विज्ञान, वहां भी पढ़ाई जाती है, लेकिन मैं यहां पढ़ा देता हूं। यहां भी बता, संविधान सभा। इस संविधान सभा का क्या नाम था? धारा सभा। इस संविधान सभा का क्या नाम रखा गया दोस्तों? धारा सभा। तो आपसे प्रश्न पूछ, एकीकरण में प्रश्न पूछ लिया जाता है, अजमेर की संविधान सभा का क्या नाम था? धारा सभा। क्या नाम था दोस्तों? धारा सभा। अजमेर की संविधान सभा का क्या नाम था? धारा सभा। और इस धारा सभा में, यानी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 30। तो प्रश्न आपसे क्या पूछा जाएगा? आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा इसमें से कि अजमेर मेरवाड़ा या अजमेर के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कौन थे? हरिभाऊ उपाध्याय, है ना। ये क्वेश्चन बिना पढ़े समझ जाएंगे। अजमेर तो राजस्थान में, राजस्थान का पहला मुख्यमंत्री तो हीरालाल शास्त्री था, मनोनीत नहीं, पहले मुख्यमंत्री थे अजमेर के हरिभाऊ उपाध्याय। हरिभाऊ उपाध्याय के अजमेर के मुख्यमंत्री बनने के बाद वहां पे संविधान सभा का निर्माण हुआ। उस संविधान सभा का नाम क्या रखा? धारा सभा। और उस धारा सभा में कितने सदस्य थे? 30 सदस्य थे। कितने सदस्य थे दोस्तों? 30 सदस्य थे। ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं, पर कम पूछा गया है, लेकिन पूछा जा सकता है। लेकिन फिर भी अभी भी समस्या सुलझी नहीं थी। अभी भी लोग क्या चाहते हैं? अजमेर को, अजमेर मेरवाड़ा को अंग्रेजों के टाइम में क्या था? अजमेर क्या थी? अजमेर मेरवाड़ा क्या ब्यावर तक, अजमेर से लेके
मैं आपको बताऊं, देखो अजमेर मेरवाड़ा क्या है, अजमेर क्या है, अजमेर में क्या है, घूघरा घाटी है ना, ये घूघरा घाटी है, ये क्या है, घूघरा घाटी अरावली का भाग है, ये घूघरा घाटी जो अरावली का भाग है। तो ये घूघरा घाटी ना अजमेर और मेरवाड़ मारवाड़ के बीच में क्या है, वो है, इधर तो अजमेर, इधर अजमेर है, इधर मारवाड़ आता है, तो क्या कहते हैं, बॉर्डर है ये, है ना, ये घूघरा घाटी बॉर्डर है, अजमेर से लेके ब्यावर तक के भाग, इस भाग को क्या बोलते हैं, अजमेर मेरवाड़ा बोला जाता है, अजमेर मेरवाड़ा। इस अजमेर से लेके ब्यावर तक के भाग को क्या बोला जाता है, अजमेर मेरवाड़ा बोला जाता है। तो किसी को कंफ्यूजन हो रहा है अजमेर मेरवाड़ा क्या है, तो अजमेर से लेके ब्यावर तक का जो भाग था उसे अजमेर मेरवाड़ा बोला जाता था, जो शुरू से ही अंग्रेजों के कब्जे में था, और अंग्रेजों के जाने के बाद भी वो केंद्र सरकार के कब्जे में रहा, क्योंकि महत्वपूर्ण था, क्योंकि पूरे राजस्थान का बीच का भाग था, अंग्रेजों की राजधानी रही थी, ये व्यावसायिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, इधर पूरे अपने पश्चिम राजस्थान और दक्षिण राजस्थान को जोड़ने की कड़ी कर रहा था, और इधर से अपना पूरी राजस्थान वगैरह ये सब जुड़ते थे, तो ये बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। इधर से दिल्ली का रास्ता इधर से गुजरता था, उधर से आओगे तो दिल्ली भी इधर से निकल के जाओगे, ठीक है। तो अजमेर बहुत महत्वपूर्ण था, ठीक है। यहीं पे मैंने पिछली क्लास में बताया था, या बड़ी बड़ी जंगों की तैयारी यहाँ की गई थी, जैसे हल्दीघाटी युद्ध की तैयारी की गई, मैग्नीज दुर्ग बहुत महत्वपूर्ण है, तो अजमेर इसलिए महत्वपूर्ण था। तो ये राजस्थान में नहीं हो गया, इसे बिल्कुल अलग रखा गया, लेकिन फिर वही समस्या कि नहीं साहब इसको मिलाओ, इसको मिलाओ। इस समस्या को समाधान को समझाने के लिए, और बहुत सी समस्याओं के समाधान के लिए भारत सरकार ने क्या करा, भारत सरकार ने 22 दिसंबर 1953 22 दिसंबर 1953 का में एक आयोग का गठन किया। उस आयोग का नाम है उस आयोग का नाम क्या, उस आयोग का नाम है दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग। क्या नाम है, राज्य पुनर्गठन। इस आयोग का नाम क्या है, राज्य पुनर्गठन आयोग। इस आयोग की इस तरह की बहुत सी समस्याएं सुलझाने के लिए किया गया। अब इस आयोग के अध्यक्ष कौन है, अच्छा कब कही गई, राज्य पुनर्आयोग का गठन कब किया गया, 22 दिसंबर 1953 को। कभी नहीं पूछा गया, बहुत कम पूछा गया, तो आप याद रखिएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। अब इस आयोग का 22 दिसंबर 1953 को कर दिया। इस आयोग में क्या थे, इस आयोग में अध्यक्ष थे और 2 सदस्य थे। इस आयोग में क्या थे, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य। देखिए, एक अध्यक्ष, चेयरपर्सन बोलते हैं इंग्लिश में, एक अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन था, जस्टिस, कौन था, जस्टिस फजल अली, माफ कीजिए, इनका नाम था जस्टिस फजल अली। ठीक है, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, 2 सदस्य थे। 2 सदस्य कौन कौन से थे वो यहां देख लेते हैं हम। एक अध्यक्ष और 2 सदस्य थे, कौन कौन से थे। एक सदस्य थे दोस्तों सरदार पिन्नाकर, सरदार पिन्नीकर, सरदार पिन्नीकर। परीक्षा में क्या है, पूछ लेगा, परीक्षा में क्या करेगा दोस्तों, पूछ लेगा कि राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण कब हुआ, तो 22 दिसंबर 1953 में। इसमें कितने अध्यक्ष सहित इसमें कितने मेंबर थे, 3 थे। अध्यक्ष के अलावा इसमें कितने मेंबर थे, 2 थे। तो प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है, वो पूछता है अध्यक्ष सहित तो 3, अध्यक्ष के अलावा 2। नाम पूछ लेगा, अध्यक्ष जस्टिस फजल अली, एक सदस्य सरदार पिन्नीकर और एक सदस्य पंडित हृदयनाथ पंडित हृदयनाथ कुंजूर, पंडित हृदयनाथ कुंजूर। तो इन तरह की समस्याओं को सुलझाने के लिए सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया 22 दिसंबर 1953 को, जिसमें 3 सदस्य थे, एक अध्यक्ष था, 2 सदस्य थे, कुल 3 मेंबर थे, जिसमें से एक अध्यक्ष और 2 मेंबर थे। अध्यक्ष का नाम था जस्टिस फजल अली, एक मेंबर का नाम सरदार पिन्नीकर और एक का नाम था पंडित हृदयनाथ कुंजूर। इस आयोग को, राज्य पुनर्गठन आयोग को जस्टिस फजल अली आयोग भी कहते हैं।
इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। इस आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। इस आयोग ने इन सब समस्याओं पर चर्चा करी। इस आयोग ने समस्याओं पर चर्चा करी और सितंबर 1955 में, 53 में बना, सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को दे दी। रिपोर्ट किसको दे दी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दी। प्रश्न आपसे पूछ ले, राज्य पुनर्गठन आयोग के कितने समय बाद अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को सौंपी? फजल अली आयोग ने अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंपी? 1955, 1956, 1958, 1957। देखो 56 तक तो ठीक है, 57, 58 हो नहीं सकता क्योंकि 56 में तो इनको करना ही था, तो 1955 इसका आंसर जाएगा। प्रश्न आपसे ये भी पूछा जा सकता है। 1955 ने अपनी रिपोर्ट दे दी और रिपोर्ट की सिफारिशें थी। उस रिपोर्ट की सिफारिशों पर बात करेंगे। इस रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर सबसे पहले 1 नवंबर 1956 सिफारिशें, इस रिपोर्ट की सिफारिशें थी, यानी इसकी जो प्रस्तावित सिफारिशें थी वो लागू हुई, ठीक है ना। पहली सिफारिश में क्या हुआ? इसके 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम यानी कानून बन गया। राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया। एक तो ये हुआ। तो आपसे पूछा राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना? तो 1 नवंबर 1956 को बना। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बना दोस्तों? 1 नवंबर 1956 को बना। उसके अलावा क्या क्या हुआ देखिए। उसके अलावा राजस्थान के संदर्भ में क्या क्या हुआ? राजस्थान के संदर्भ में सबसे पहले क्या हुआ कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है, और आबू और दिलवाड़ा तहसील जिसमें 89 गांव थे, इसको कहाँ मिलाया? इन सबको कहाँ मिलाया दोस्तों? राजस्थान में मिलाया। कब मिलाया? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में मिलाया। एक तो ये चर्चा हुई। इस चर्चा से हमें क्या पता लगा कि 1 नवंबर 1956 फजल अली आयोग या राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों में रिपोर्ट उन्होंने 1955 सितंबर 1955 में सबमिट करी। उसके बाद उसी के अनुशंसाओं पे 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। उसके तहत 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा तथा आबू दिलवाड़ा तहसील जो कि सिरोही का ही भाग था उसे राजस्थान में मिलाया गया। यहां से एक प्रश्न बनता है कि सिरोही का विलय राजस्थान में कितने चरणों में हुआ? तो 2 चरणों में हुआ। पहला 6ठे चरण में शेष सिरोही और दूसरा 7वें चरण में जिसमें आबू दिलवाड़ा तहसील है। तो ये सिरोही के ही भाग ना, इनका सिरोही से तो बंटवारा हुआ था। तो आबू और दिलवाड़ा तहसील को सिरोही को 7वें चरण में मिलाया। इस तरह से 2 चरणों में मिला के सिरोही का विलय हुआ राजस्थान में। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था कि सिरोही का कितने सोपानों में विलय हुआ? सोपानों मतलब कितने चरणों में विलय हुआ? तो 2 चरणों में हुआ। आंसर क्या गया? 2 चरणों में हुआ। एक तो ये हो गया कि 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ दोस्तों? सिरोही में आबू दिलवाड़ा अजमेर मेरवाड़ा का किसमें विलय हो गया? राजस्थान में विलय हो गया। एक तो इस आयोग ने बोला कि एमपी मध्य प्रदेश, एमपी में एक जिला है मंदसौर। मंदसौर क्या है? जिला। एमपी के मंदसौर जिले के मानपुर तहसील, इसको एक बार फिर से ठीक से अलग पेज पकड़। इसी आयोग ने क्या बोला? इस आयोग ने बोला कि भाई अजमेर मेरवाड़ा आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिला दिया इसके कहने पे। इन्हीं के कहने पे क्या हुआ कि एमपी, देखो एमपी राज्य, एमपी क्या हो गया? राज्य हो गया। जिला कौन सा? मंदसौर जिला हो गया। मंदसौर जिले में एक तहसील है मानपुर तहसील। मानपुर तहसील में एक क्षेत्र है सुनील टप्पा। मानपुर तहसील में एक टप्पा क्षेत्र है सुनील टप्पा। एमपी के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील के क्षेत्र सुनील टप्पा को राजस्थान में मिलाया। कहां मिलाया? राजस्थान में। कहां मिलाया? राजस्थान में मिलाया। और राजस्थान में भी कहां मिलाया? झालावाड़ में। झालावाड़ में मिलाया
है ना, झालावाड़ में मिला दिया, राजस्थान के झालावाड़ में मिला दिया। इसके राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पे 1 नवंबर 1956 को एमपी के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील के सुनील टप्पा को राजस्थान के झालावाड़ में मिलाया गया, ये भी ध्यान रखना है। अब एमपी के एक क्षेत्र को झालावाड़ में मिलाया है तो झालावाड़ के एक क्षेत्र को भी एमपी में मिलाएंगे। दूसरा इन्होंने क्या करा, झालावाड़ के सिरोज क्षेत्र, झालावाड़ का एक क्षेत्र सिरोज, झालावाड़ का एक क्षेत्र सिरोज क्षेत्र, इसको कहां मिलाया, एमपी में मिला दिया, इसको एमपी में मिला दिया, है ना। सिफारिशें दी उन्होंने, सबके लिए थी, उसमें राजस्थान की सिफारिशों में थी ये सब कि राजस्थान में सबसे पहले अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा को राजस्थान में डालो, तो सिरोही पूरा राजस्थान में हो गया, दो पार्ट में, ठीक है। अब हमारा राजस्थान का एक कंप्लीट हो गया, अब अजमेर मेरवाड़ा सब हो गया। अब ये जो है ना, ये चीजें एक्स्ट्रा में, एमपी के मंदसौर जिले की मानपुर तहसील का क्षेत्र था सुनील टप्पा, उस क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ ने मिला लिया और झालावाड़ के क्षेत्र के सिरोज को एमपी में दे दिया। यानी होता है ना कि भाई हमने तुमको लड़की दे दी, तुम हमको लड़का दे दो, होता है ना, आटा साटा होता है ना, राजस्थान में कई जगह होता है, हरियाणा राजस्थान के भी कई जगहों में क्या था, आटा साटा होता है कि भाई हम हमारी लड़की दे, तुम्हारे घर में ब्याह रहे हैं, एक काम करो तुम्हारा लड़का तुम हमारे घर में ब्याह दो, मतलब लड़की देते हैं लड़का लेते हैं, लड़के देते हैं लड़की लेते हैं, इस तरह से होता है, शादियां होती है। वैसे ये काम हो गया, हमने एक क्षेत्र दिया, तुम हमें अपना एक क्षेत्र दे दो, यही बात हो गई। तो झालावाड़ सुनील टप्पा झालावाड़ को दे दिया और झालावाड़ का सिरोज एमपी को दे दिया। यहां तक आगे बात समझ में। 1 नवंबर 1956 को ये सब चीजें हो गई, ठीक है। अब क्या हुआ, ये चीजें तो हो गई है। राजस्थान को मैंने आपको बताया था कि एकीकरण से पहले 3 श्रेणियों में बटी हुई थी राज्य, ए बी सी। राजस्थान एकीकरण से पहले बी क्षेत्र में था, राजस्थान एकीकरण से पहले बी में था, अर्थात रियासतें थी राजस्थान में। बी में का कौन थे, रियासतों वाले थे, तो बी में रियासतें थी। अब बी में रियासतें ना होकर ए में आ गया, दो ही राज्य, ए और बी का दर्जा रह गया था, ए और अ और ब का रह गया था, तो ये हटा दिए थे। अब राजस्थान को अ क्षेत्र में ले लिया। राजस्थान किस में आ गया, अ क्षेत्र। राजस्थान किस में आ गया, अ क्षेत्र। पहले बी में था, अब अ क्षेत्र में आ गया। इसके साथ ही इन्होंने क्या किया, राज्यपाल का पद समाप्त कर, राज प्रमुख का पद समाप्त। अब से पहले क्या बन रहे थे, राज प्रमुख बन रहे थे, अब तो कंप्लीट हो गया ना सब, राज प्रमुख पद समाप्त और नया पद सृजित कर दिया, राज्यपाल। नया पद क्या कर दिया, सृजित कर दिया, राज्यपाल। राज्यपाल पद क्या सृजित कर दिया। तो आपसे प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान में राज प्रमुख का पद कब समाप्त किया गया, तो कब किया गया, 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद। राजस्थान में राज्यपाल का पद कब सृजित किया गया, तो कब किया गया, 1 नवंबर 1956। और इसी के तहत सर्वप्रथम राज्यपाल कौन बने, सर्वप्रथम राज्यपाल बने गुरुमुख निहाल सिंह। प्रथम राज्यपाल कौन बने, गुरु मुख निहाल। तो प्रथम राज्यपाल कौन बने हमारे, गुरुमुख निहाल सिंह। इस समय मुख्यमंत्री कौन था, क्योंकि आम चुनाव तो पहले हो चुके थे। राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन था, मोहनलाल सुखाड़िया था, मोहनलाल सुखाड़िया। तो इस तरह से क्या हुआ दोस्तों, 1 नवंबर 1956 को एकीकरण कंप्लीट, राजस्थान का एकीकरण क्या होता है, समाप्त हुआ। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ, एकीकरण समाप्त कंप्लीट। ये अपना एकीकरण कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको थोड़ा नोट्स के माध्यम से देख लेते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं। इस तरह 7 चरण हुए, 7 चरणों में अपना एकीकरण कंप्लीट हो गया। अब इनसे क्वेश्चंस करेंगे फिर। चलो, 7वां चरण वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को। छठे चरण में आबू तथा देलवाड़ा तहसील को बंबई में मिलाने के पश्चात राजस्थान में आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाने हेतु आंदोलन शुरू हो गए। यह आंदोलन गोकुल भाई भट्ट तथा बलवंत सिंह मेहता ने के नेतृत्व में किए गए, मैंने आपको बताया। इसके साथ ही अजमेर मेरवाड़ा का विलय भी राजस्थान में होना एक प्रश्न बना हुआ था। 1952 में आम चुनाव के बाद अजमेर का मुख्यमंत्री हरिभाऊ उपाध्याय बने, हरिभाऊ उपाध्याय को बनाया गया। यहाँ एक संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का नाम क्या था, धारा सभा, जिसमें कितने सदस्य थे, 30 सदस्य थे। उसके बाद क्या होता है, 22 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे, जस्टिस फजल अली थे, इसलिए इस आयोग को जस्टिस फजल अली आयोग भी कहा जाता है। तो अन्य सदस्य पंडित हृदयनाथ कुंजूर तथा सरदार पिन्नेकर।
इस आयोग ने 1955 सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट भारत सरकार को कब सौंप दी? 1955 सितंबर में। इसके तहत 1956 नवंबर 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। इस आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या बदलाव हुए राजस्थान में, ये देखते हैं। तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा जो कि केंद्र शासित प्रदेश था तथा आबू देलवाड़ा जो कि बंबई में थे को राजस्थान में मिला गया। इस तरह से अजमेर मेरवाड़ा और आबू देलवाड़ा तहसील को राजस्थान में मिलाने की वजह से राजस्थान का एकीकरण यहाँ कंप्लीट होता है तथा यहाँ पे सिरोही का जो वो है ना, क्या कहते हैं, मिल है, वो 2 भागों में कंप्लीट हुआ, 6ठे और 7। इसके तहत ही मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मानपुर तहसील के सुनील टप्पा क्षेत्र को राजस्थान के झालावाड़ में मिलाया गया। झालावाड़ के सिरोही क्षेत्र को मध्य प्रदेश में मिलाया गया। राजस्थान को अ श्रेणी में रखा गया। राष्ट्र प्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल का पद बनाया गया और राजस्थान के प्रथम राज्यपाल किसको बनाया गया? गुरुमुख निहाल सिंह को। इस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। इस तरह 1 नवंबर 1956 को आधुनिक राजस्थान का निर्माण हुआ जो कि आज तक चला आ रहा है। जिस तरह से तब निर्माण हुआ वो आज तक चला रहा है। तो दोस्तों एकीकरण था जो मैंने कंप्लीट करा दिया। मैं जानता हूँ थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि मेरे निजी कारण थे, पर अब मैं कोशिश करूंगा कि आपको रेगुलर में क्लास दे सकूँ। तो ये हमारी आज की क्लास थी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, कमेंट कीजिए। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करें तो आप अब कौन सा टॉपिक पढ़ना है, किसी भी विषय में कौन सा टॉपिक पढ़ना है, आप मुझे टॉपिक का नाम दीजिए। मैं उसमें अपना समय देके उसमें नोट्स तैयार करके मैं आपको कुछ समझा दूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि उससे बाहर आपका कुछ नहीं जाए। तो जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है, जो बच्चा पहली बार तैयारी कर रहा है, जो अभी जिसका रिजल्ट आया है या जो पहली बार तैयारी कर रहा है, पहली बार तैयारी करने के लिए जो पहली बार तैयारी कर रहा है वो इन नोट्स को पढ़े, इस क्लासेस को ले। आपको देखेंगे कि आपको पता लगेगा कि राजस्थान के एकीकरण को किया क्यों गया, इससे क्या फायदा हुआ और इसका इन सब से मतलब नहीं है। आपके एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न टॉपिक है ये। आधुनिक राजस्थान में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आगे हम प्रजामंडल, किसान आंदोलन और भी महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे। इससे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रजामंडल, इससे महत्वपूर्ण टॉपिक है किसान आंदोलन, से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाए, वो भी टॉपिक अपन आगे पढ़ेंगे। परंतु अभी सब अपन ने जो पढ़ा, मैं आशा करता हूँ, मैं आशा नहीं, मैं गारंटी कहता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इस 6 क्लासेस को लेने के बाद आप एकीकरण का कोई भी क्वेश्चन कीजिए, नोट्स को देख के कीजिए, आप याद कीजिए, आपका कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बहुत मेहनत से मैंने मेहनत करी है और आप पढ़ के देखिए, आपको अपने आप समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, फ्री में मिल रहा है, आप पढ़िए, इसका आनंद उठाइए। सबके लिए क्लास है, जो कोचिंग में पैसे दे सकते हैं उनके लिए भी और जो नहीं दे सकते उनके लिए बहुत लाभदायक चीज़ें। आप, क्योंकि मैंने भी तैयारी ऐसे की थी, कभी किसी का वीडियो देख लिया, कभी किसी का वीडियो देख लिया। मैंने भी कोचिंग में बहुत कम, मतलब मुझे लगता है, मुझे याद है, मैंने कोचिंग में पैसे नहीं दिए, मैंने किताबों में पैसे खर्च किए लेकिन कोचिंग में पैसे नहीं दिए, नौकरी लगा। परंतु ऐसे ही पढ़ा, जैसे आज इस टीचर का यूट्यूब का वीडियो देख लिया, आज इस यूट्यूब, लेकिन उससे मेरे किताबें बहुत पढ़ी, किताबों ने बहुत मदद की। किताबें पढ़ी है, अपने खुद के हाथों से नोट्स बनाए और पैसे नहीं दिए कोचिंग में, ना मैंने कोचिंग में पैसे नहीं दिए। तो आप कोशिश कीजिए कोचिंग में पैसे ना दें और यहाँ से पढ़िए। जब यहाँ से नहीं समझ में आए तो आप कोचिंग में पैसे दीजिए, बशर्ते पैसे दीजिए, उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। परंतु एक बार आप यहाँ पढ़ के जाएँ तो कोचिंग में बहुत अच्छे समझ में आएगा। पता चला आपने सीधा कोचिंग में एडमिशन ले लिया और कुछ समझ में नहीं आ रहा, पहले आप पढ़ लीजिए, आपको मौका मिल रहा है, आजकल की टेक्नोलॉजी है, फ़ायदा मिल रहा है, हमें तो लेना चाहिए। पहले यहाँ पे आप क्लास देख लें, फिर आप कोचिंग में जाए तो आपको दिमाग में रहेगा कि हाँ यार अपन ने कुछ पढ़ा हुआ है ऐसा, हाँ पता है। ये उन लोगों जिनके पास आर्ट्स है, जिनके पास इतिहास था पहले से, तो उनको थोड़ा बहुत आइडिया होता है, पढ़ते तो वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है। पर जो साइंस के हैं, जो कॉमर्स के हैं, जो सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं, जिन्हें कुछ ही नहीं पता, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्लास। आप लेके देखिए, आपको पता, आप इस क्लास को एंजॉय कीजिए, वॉच कीजिए, आपको मजा आएगा। ठीक है, तो आज की क्लास दोस्तों यहीं तक थी। प्लीज़ अगर क्लास आपको अच्छी लगी तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और आपको मैं अच्छे वीडियोस प्रोवाइड करा सकूं एजुकेशनल पर्पज से। ठीक है, धन्यवाद, शुभ रात्रि।